हेलो फ्रेंड्स, मैं एम ए हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और दिल्ली के टॉप मोस्ट आईएएस इंस्टीट्यूट्स में विगत 12 वर्षों से लगातार बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूं, जिसके माध्यम से वो आईएएस और पीसीएस जैसे एग्ज़ामिनेशन में अपने उच्च रैंक को प्राप्त कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या मुद्दा है वो है कोरोना के कारण आप जानते हैं कि लगभग पिछले मार्च से लेकर के अभी तक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। धीरे धीरे उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में स्टूडेंट्स के शिक्षा के पद्धति भी काफ़ी बदलाव आए हुए हैं और इस समय आप अपने घरों पे सुरक्षित रहें और वहाँ से ही तैयारी करें। इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हॉक स्टडी सर्किल को प्रारंभ किया। आप मेरे फेसबुक वेबसाइट में जाकर के इनको देख सकते हैं। अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 2020 के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एक फाउंडेशन बैच हमारा है इवनिंग में 6 PM to 8 PM। आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो आगामी 2021 और उसके बाद के पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के साथ आज जो मुद्दे जिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कोरोना संकट और उसका समाधान कि क्या कुछ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में आज के डेट में लगभग 22 लाख कोरोना लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 8 लाख एक्टिव केस हैं और 71,000 की मृत्यु हो चुकी है। एवरी डे कोरोना के 90,000 मामले आ रहे हैं, जो आने वाले एक वीक के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 1 लाख पर डे हो जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या सरकार या हमारी जो संस्थाएं हैं वो कोरोना के समाधान के लिए क्या कुछ व्यापक उपाय कर रही हैं या नहीं कर रही है, इसको लेकर के हमेशा जो है लोगों के बीच एक असमंजस की स्थिति रहती है। और प्रायः मैंने जितने भी लोगों से बात किया उन्होंने कहा कि अब जो है सरकार छोड़ चुकी है कि जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करे। अगर आप इस संकट से निपटना चाहते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं इस संकट से, तो इसके लिए एक ठोस कदम की बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा अगर मैं आपको थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से बताऊं कि भारत में आज के डेट तक 9 लाख कोरोना पेशेंट महाराष्ट्र में, जिसमें से 26,000 की मृत्यु हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 5 लाख, जिसमें से 4,500 के आसपास मृत्यु हो चुकी है। इसी तरह से तमिलनाडु में 4.6 लाख में लगभग 7.8 यानी कि 78,100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर हम विश्व का आंकड़ा देखें तो अभी विश्व में लगभग 2.7 करोड़ यानी कि 2,70,00,000 कोरोना से लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं और इसमें से लगभग 8,80,000 यानी लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के संदर्भ में अगर हम देश हिसाब से देखें तो सबसे नंबर 1 पे यूएसए है, जहां 64 लाख कोरोना पेशेंट एक्टिव हो चुके हैं और वहां लगभग 1.9 लाख यानी कि लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत पूरे विश्व में कोरोना के मामले में सेकंड नंबर पर है, जहां की 41,000 लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं और जैसा अभी हमने आपको बताया कि 71,000 लोगों की जान गई है। इसके साथ साथ विश्व के कई और देश हैं जिनका आंकड़ा मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब आप मार्च और अप्रैल के महीने में देख रहे थे कि वैश्विक स्तर पर कई ऐसे देश थे जहाँ की कोरोना की संकट बहुत व्यापक रूप से दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ये राष्ट्र अब इनसे उभर ना पाए। इनमें से नंबर 1 पे हम कह सकते हैं कि चाइना, दूसरे नंबर पर इटली, तीसरे नंबर पर यूके यानी ब्रिटेन, चौथे नंबर पर टर्की। ऐसे राज्य थे जहां पर देश थे जहां पर बहुत व्यापक संख्या पर कोरोना विस्फोट हुआ। लेकिन अगर आज हम उन राज्यों, उन देशों को जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन देशों ने कोरोना संकट को किस प्रकार से हैंडल किया और किस प्रकार से उसको नियंत्रित कर लिया। आज अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम में 74 लाख कोरोना से प्रभावित लोग हैं, जिसमें से 41,000 की मौत हुई।
इटली जो मार्च में एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोरोना विस्फोट के रूप में उस देश को देखा जा रहा था, वहाँ पर अभी ओनली 2.7 लाख लोग ही जो है कोरोना से प्रभावित हुए और 35,000 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई। यानी उन्होंने भी अपने देश में कोरोना संकट को मैनेज किया, कंट्रोल किया। सबसे इम्पॉर्टेंट राष्ट्र में से आता है टर्की, जहाँ पर 2.7 लाख कोरोना के लोग प्रभावित हुए और 6,000 की मृत्यु हुई। अब जानते हैं कि WHO ने जो टर्की के जो प्रोग्राम्स थे उनकी तारीफ भी की। चाइना के बारे में है कि 85,000 आज तक जो है वहाँ पर कोरोना से लोग प्रभावित हुए और मात्र जो है 4.6 यानी कि 4,500 के आसपास वहाँ के लोगों की मृत्यु हुई। जापान जो कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी अभी वहाँ पर 71,000 कोरोना एक्टिव पेशेंट हैं और उसमें से ओनली 1,300 की मृत्यु हुई। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसमें 26,000 कोरोना पेशेंट हैं और 762 लोगों की मृत्यु हुई। मैं इन आंकड़ों को इसलिए आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं कि ये ऐसे देश हैं जहां की फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसे कोरोना विस्फोट के रूप में देखा जाने वाला देश समझा जाता था। लेकिन इन्होंने अपनी जो प्रक्रियाएं, अपने जो कोरोना से निपटने की जो रणनीति बनाई वो काफ़ी हद तक सफल रहा और आज के डेट में ये सारे देश जो हैं एक तरह से कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुत हद तक सफल हो चुके हैं। अगर हम इन समस्त देशों के रणनीति को देखें कि क्या इन्होंने रणनीति बनाई जिसके वजह से कोरोना पर इनका नियंत्रण स्थापित हुआ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड में किस तरह से प्रयास हुए। जापान में किस तरह से हुआ, टर्की में किस तरह से हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार के उपाय किए गए। इन समस्त देशों के अध्ययन के आधार पर अगर हम देखें तो ये हम पा सकते हैं कि इन समस्त देशों में एक रणनीति बनाई गई कोरोना से लड़ने के लिए। और सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि एज ग्रुप को डिवाइड किया गया 2 भाग में। पहला भाग एज ग्रुप का था जिसे हम लोग 20 से 60 के एज ग्रुप में समझते थे, जो वर्किंग क्लास था। एंड दूसरा जो काफ़ी सेंसिटिव क्लास है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 0 से 20 एंड 60+ आयु के लोग। इन देशों ने क्या किया कि इस एज ग्रुप के लोगों को व्यापक रूप से प्रोटेक्शन देने के लिए इन्हें घर पर ही आइसोलेट होने का आदेश दिया कि आप बाहरी गतिविधियों में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व ना हो, घर पे रहें, आइसोलेशन में रहें, क्योंकि इनको प्रभावित होने की संख्या सबसे ज़्यादा थी। दूसरा एज ग्रुप जिसको उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो कोरोना से लड़ सकने में सक्षम है और साथ ही साथ ये इकोनॉमी में भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसको लिमिटेड मूवमेंट की परमिशन दी गई। जब ये सारे देश इस प्रकार के कार्यों को संपन्न कर रहे थे तो ऐसे स्थिति में उन्होंने 4 तरह की रणनीति बनाई और उस 4 तरह की रणनीति के तहत जो है इसे आगे किया। इसमें से जो 4 बातें की उन्होंने, उसमें से एक किया कि राजनीतिक सर्वसम्मति को लागू करने का प्रयास किया। दूसरा कि सामाजिक जागरूकता और स्वीकृति समाज में लाने की प्रयास की। तीसरा आर्थिक गतिविधियों को चरणगत रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। और चौथा कि समस्त प्रकार के वैज्ञानिक तकनीकों का एक स्थान पर समन्वय किया। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि राजनीतिक सर्वसम्मति का मतलब ये होता है कि इटली और बाकी देशों ने क्या किया कि पक्ष और विपक्ष सबके साथ मिल करके एक ऐसी नीति का निर्माण किया जिसको कि उन्होंने अपनी जनता के सामने उजागर किया। उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे, ये प्रतिबंध लगाएंगे, सेकंड स्टेप में ये प्रतिबंध लगाएंगे, थर्ड स्टेप में ये प्रतिबंध लगाएंगे और फोर्थ स्टेप में ये लगाएंगे। इस तरह से उनकी जनता पहले से तैयार थी कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन और किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन में ढिलाई होगी। तो वो अपने हिसाब से, जनता भी अपने हिसाब से रणनीति को आगे बढ़ाने में सक्षम हुई। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात था कि सामाजिक जागृति और उसकी स्वीकृति। समाज में लगातार कम्युनिकेट किया गया कि इस बीमारी को अगर हमें रोकना है तो इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि हम मास्क लगाएं, हम हाथों को सैनिटाइज करें एंड साथ ही साथ जितना हो सके वो हम घरों पे रहें, घरों से बाहर निकलने का प्रयास ना करें।
चूँकि वहाँ की जनता में एडुकेशन भी है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, जागरूकता भी ज़्यादा है, तो उन्होंने इस नीति को स्वीकार किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। थर्ड बात ये हुई कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को किस तरह से चरणगत प्रारंभ किया जाए, किस प्रकार से काम को संपन्न किया जाए, ये एक विशेष प्रकार की रणनीति बनाई गई, जिसमें वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ अगर जो इंडस्ट्री थी तो उस इंडस्ट्री में भी एक रणनीति बनाई गई कि अगर हम कोई पेन बनाने का अगर फैक्ट्री है तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसमें सारे वर्कर्स को कई भाग में डिवाइड कर देंगे। एक दिन अगर हम इसके ढक्कन का निर्माण करना चाहते हैं तो हम उसको ढक्कन का निर्माण करवाएं, फिर अगले दिन अगर इसके शेष पार्ट का निर्माण करना है तो उसको कराएं, और उसके अगले दिन हम इसको सम्मिलित करके एक पेन का स्वरूप दे दें। तो उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई, आर्थिक रणनीति, और उस रणनीति के तहत जो लोग को कारखाने या कंपनी में काम करने के लिए मना किया गया, उन्हें अपने घर पर कच्चे सामग्री प्रोवाइड करवा दिए गए ताकि वो अपने कार्यों को वहाँ से संपन्न कर सकें। तो वहाँ एक आर्थिक गतिविधियों को भी संपन्न किया गया। साथ ही साथ वैज्ञानिक तकनीक का समन्वय किया गया। आप जानते हैं कि वैज्ञानिक तकनीक केवल मेडिसिन में नहीं होता, बल्कि आईटी सेक्टर में है, स्पेस सेक्टर में है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में है। ये सब को एक साथ समाहित किया गया और कहा गया कि सब मिल करके जो है हम कोरोना के उपचार के लिए काम कर सकें। जैसे उन्होंने कई बार ऐसा भी किया कि सैटेलाइट के थ्रू टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने का भी उन्होंने निर्णय किया। टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो है वो सैटेलाइट के द्वारा कर रहे थे, और अगर उन्हें लग रहा था कि हाँ यहाँ पर केसेस ज़्यादा हो सकते हैं तो उन्होंने उन क्षेत्रों को रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये एक उनकी रणनीति थी और वह रणनीति व्यापक रूप से सफल हो पाई। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या भारत में क्या इस तरह की कोई रणनीति हुई। तो आप देख सकते हैं कि भारत में इस प्रकार की कोई रणनीति नहीं हुई, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि एक लॉकडाउन लगा दिया गया और बिना जनता को सही से इन्फॉर्म किए बिना। इससे जनता में एक घबराहट की चीज़ें थी और बहुत सारे लोग जो हैं इससे प्रभावित भी हुए। इसका दुष्परिणाम हम ये कह सकते हैं कि इससे जो है जनता जो है वो लॉकडाउन का सही रूप से पालन करने में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पाई। इसका कारण आज अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ 500 केस था तो वहाँ पर एक लॉकडाउन लगा हुआ था, और आज जब हमारे यहाँ लगभग 40 लाख से 50 लाख केस होने वाले हैं तो वहाँ पर ओपन स्थिति है। ऐसे स्थिति में अगर हम कोरोना को डिफीट करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इससे संबंधित ऐसा कोई उपचार नहीं है जो कि उसके बीमारी को रोक सके। तब ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि बहुत रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग भी रिकवर हुए हैं उनको अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हुए। कई लोगों की खांसी अभी तक ठीक नहीं हो रही है, कई लोगों के सांस के प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उसके बॉडी के बहुत सारे चीज़ जो हैं इफेक्टिव हुए। इन सारे चीज़ों के आधार पर अगर हम देखें इस चीज़ को, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें कोरोना के चेन को ब्रेक करना ही होगा। जब तक हम कोरोना के चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ऐसे स्थिति में ये जो 90K है, 1 लाख एवरी डे के हिसाब से आगे बढ़ेगा, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये 1.5 लाख और 2 लाख हो जाए। अगर ये इतनी बड़ी संख्या में फैल रही है तो हर परिवार, हर समाज का हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। अतः ऐसे स्थिति में यहाँ पर सरकार को एक कठोर एक स्ट्रैटेजिक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, और वह डिसीज़न ये होनी चाहिए कि कम से कम अभी हमें 21 डेज़ का लॉकडाउन चाहिए, एक कंप्लीट लॉकडाउन, ताकि जो कोरोना के चेन है इसको हम ब्रेक कर सकें। ये लॉकडाउन किस तरह से हो, इसकी स्ट्रैटेजी कैसी हो, इसके लिए राजनीति में एक सर्वसम्मति होनी चाहिए। एक राज्य के लिए नीति का निर्माण स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी सब मिल कर के ले, और उसके जितने निर्णय हैं उन समस्त निर्णय को सार्वजनिक किया जाए कि हम पहले एक हफ्ता में ये, अगले एक हफ्ता में ये, अगले एक हफ्ता में ये करेंगे, ये चीज़ें जो हैं हम ओपन करेंगे, ये चीज़ें हम अभी बंद रहेगा, पूरा लॉकडाउन रहेगा। एंड
आपको पर्याप्त मौका मिले कि अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएं। तो इसके लिए एक राजनीतिक सर्वसम्मति, एक राजनीतिक निर्णय की ज़रूरत पड़ेगी और उसके माध्यम से हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें सामाजिक स्वीकृति चाहिए। इस प्रकार की नीति का निर्माण हो जिसको कि समाज इस बात को समझे कि अगर हमें कोरोना को अभी चेन को तोड़ना है तो हमें 21 दिन तक लॉकडाउन का सपोर्ट करना चाहिए, सेल्फ इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक सामाजिक स्वीकृति भी इसके लिए होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आर्थिक निश्चितता होनी चाहिए। जो भी लोग लॉकडाउन में हैं, 21 दिन के लॉकडाउन में हैं, उसको इस प्रकार के गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए ताकि उसका आर्थिक उपार्जन, अर्थ का उपार्जन बिना रुके चलता रहे। कई तरह के इस तरह के प्रोग्राम इसमें हम लोग संचालित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई सर्वेंट है और किसी के यहाँ काम करते हैं तो उससे यह व्यवस्था रखा जाए कि उस सर्वेंट को उसका खाना पीना उसी मालिक के यहाँ होना चाहिए और साथ ही साथ उसका जो वेतन है वो भी दिया जाना चाहिए। अगर हम कंपनी के आधार पर काम करते हैं तो कंपनी के परिसर के अंदर ही वर्कर्स को रहने की, खाने की व्यवस्था इत्यादि होनी चाहिए ताकि वो बिना किसी घबराहट के अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। चौथी जो हमारी बात है वो है वैज्ञानिक समन्वय। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोरोना फैला था तो एक आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया। अब हो सकता है कि आप उसके बारे में सुनते भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं जानते होंगे। इस तरह के बहुत सारे टेक्निक हैं जिसमें कि आप अलग अलग वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके हम इस प्रकार के चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें टेस्टिंग है, जिसमें बड़ी संख्या में थर्मल स्क्रीनिंग है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है वो कीटनाशक दवाइयाँ या जो वायरस को नष्ट करने वाली चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है IT सेल का प्रयोग कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम इन चीज़ों का पता लगाएं। ऐसे लोगों को जो इससे पीड़ित हैं उनको आइसोलेट करें, अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर पर रखें। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को हम सम्मिश्रण कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है वो है धार्मिक और सामुदायिक संगठनों का सहयोग। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे व्यक्ति हों या कम पढ़े लिखे व्यक्ति हों, वो सब एक तरह से आस्थावान हैं। धर्म के प्रति उनका आस्था बहुत प्रगाढ़ होता है, बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे स्थिति में धार्मिक समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, सामुदायिक संगठन ऐसे लोगों को अगर ये इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इस कार्य को करना होगा, इस लॉकडाउन में हमें पूरा सहयोग देना होगा, तो ऐसे स्थिति में निश्चित तौर से ये लॉकडाउन सफल हो सकता है। फ्रेंड्स, इस गंभीरता के समय सरकार को एक निर्णय लेने की बहुत ज़रूरत है और आप उसे अलग अलग तरीके से भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, सरकार को अपनी सूचना दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं एक बात कि 10 तारीख के दिन आप सुबह के 10 बजे अपने छतों पे जमा हो जाएं। उसी तरह प्रकार से अगर किसी भी दिन अगर आप पहले से फिक्स्ड किए हों, जैसे सपोज़ कीजिए 10 तारीख को रात के 9 बजे अपने घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर दें, तो इस तरह के मैसेज जो हैं वो सरकार तक पहुंचती है और फिर सरकार उस पर निश्चित तौर से, जब वो जानती है कि जनता का डिमांड ये है, जनता स्वयं इस बात की मांग कर रही है, तो फिर वो जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जरूर ले सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस पे कमेंट करें और इसे शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हम कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि जो कोरोना का चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। थैंक यू। जय हिंद।